हेलो मित्रों, आज की कहानी है जेठानी की पेंशन। चैनल पर नए हो तो चुगल पंचायत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रितु के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी खूब धूमधाम से अच्छे परिवार में हो गई थी। छोटे बेटे की नहीं हुई थी, क्योंकि अभी छोटे बेटे का तो कॉलेज ही चल रहा था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। इसी कारण घर वाले यानी कि उसकी माँ और पिताजी, भाई, भैया, भाभी सब परेशान रहते थे। देखिए आगे। अरे माँ, तुमने कहीं विजय को देखा है क्या? पता नहीं कहाँ है। नहीं बेटा, मैंने तो उसे सुबह से देखा ही नहीं है। ना जाने कहाँ घूमता फिरता रहता है। उसकी संगति अच्छी नहीं है। सोना, क्या तुमने देखा है? अरे नहीं जी, मैं कहाँ से देख लूंगी। मैं तो काम काज में लगी रहती हूँ, लेकिन आजकल वो फोन में कुछ ज्यादा ही बातें करते हैं। बस इतना मैंने गौर किया है। देवर पे ना जाने किससे घंटों घंटों लगे रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। शायद वो बाहर दोस्तों के साथ बैठा होगा। हाँ बेटा, तू ही जाके देख ले। तू तो बड़ा भाई है, तू अच्छा निकला और समझदार। देख, तू हर काम में अव्वल है और वो हर काम में पीछे ही पीछे है। फिक्र मत करो माँ, मैं जाता हूँ और समझाता हूँ। जैसे ही विजय को ढूंढने निकलते हैं, वैसे ही वो एक लड़की के साथ शादी करके घर के द्वार में खड़े हो जाता है। घर वालों को तो ये तमाशा देख करके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। किसी को तो यकीन ही नहीं होता है। चलिए आगे। माँ, भैया, भाभी। दिनेश, तूने ये क्या किया? भैया, मैं इस लड़की से ना प्यार करता हूँ, इस वजह से मैंने इससे शादी कर ली है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये पागलपंती तुम कैसे कर सकते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ भैया, आप लोग शादी के लिए मानते नहीं, इसलिए मैंने शादी कर ली जाकर के मंदिर में। अरे तेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए थे क्या? ये तूने क्या किया? तेरी अभी उम्र ही क्या है? इससे शादी करके अपनी उम्र और बर्बाद कर लेगा। नहीं माँ, सीता एक बहुत अच्छी लड़की है। माँ, इस घर में आकर के आप सभी के पास रह करके मैं प्रेम पूर्वक रहूंगी और सभी से बहुत सारा प्यार करूंगी। अरे भगवान, कैसी कैसी लड़कियां हैं और लड़के हैं। क्या दिमाग लगाया है देखो तो। अरे अभी तो तू तेरा कॉलेज ही है, कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लेता, उसके बाद शादी कर लेता। इतनी क्या जल्दी थी तुझे? इसीलिए मैं कहता था इसको ज्यादा ना लाड़ पाड़ में बिगाड़ो। बिगड़ गया ना, देख लो कैसे हालात खड़े कर दिए साले निकम्मे ने। मुझे तो लग रहा है मैं इस घर से भगा दूं इसको और 4 जूते मारूं इसके सर पर। सॉरी पिताजी। चलट साले, सॉरी पिताजी बोल रहा है। गलती करने से पहले नहीं सोचा है कि क्या कर रहा हूं मैं? सबकी बातें सोना सुन रही थी। सोना समझदार और पढ़ी लिखी बहू थी। इस वजह से वह अपनी देवरानी को ले जाती है अपने कमरे में और समझाती है। जब सारा घर खिलाफ था छोटी बहू के आने पर, तब जेठानी ने तहे दिल से उसका स्वागत किया और सत्कार किया। बाकी घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर धीरे धीरे वो भी मान ही जाते हैं। इस गलती की थोड़ी सजा तो घर वाले देंगे ही देंगे। वह बातों से दें या फिर किसी और से दें, देखिए आगे। अरे कोई बात नहीं, देवर जी ने शादी ही तो की है, किसी का अपराध नहीं किया है, ना ही किसी का जान लिया है। शादी तो हमें करनी ही थी, उन्होंने अपनी पसंद की कर ली है तो ही अच्छा है। ना पसंद से करते तो क्या पता उनका जीवन भी अच्छा ना रहता। इसलिए अब जो हुआ सो हुआ, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चलिए गृह प्रवेश करवाते हैं और अंदर ले जाते हैं। आओ देवरानी आओ। हाँ हाँ, तुम ही गृह प्रवेश करवाओ, मैं तो नहीं करवाने वाला। अरे मेरे बड़े बहू लड़के से सीखते, कैसी हालात कर देता है तू, कहीं का नहीं छोड़ता है। अब मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदारी में कि तूने क्या किया? अरे माँ, मॉडर्न जमाना है, कह देंगे कि लव मैरिज कर ली है, क्या ही दिक्कत है। अरेंज करते तो दुनिया का तामझाम करना पड़ता है ना। लड़की भी सही नहीं मिलती है। अब देखो लड़की भी सुंदर है और सही है और नेचर की भी अच्छी है, तो क्या ही दिक्कत है। आप दिल छोटा मत करिए माँ। हाँ माँ, आप दिल छोटा मत करो, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और आप सभी के बीच और अच्छी हो जाऊंगी। सीता की बात यह सुनकर रितु के मन में एक खुशी की उमंग पैदा होती है कि चलो ये लड़की अच्छी ही है, शायद तभी ये ऐसी बातें कर रही है। अब देखिए आगे। माँ, अब इतनी सी बात में क्या अफसोस जताना? देखो शादी ही तो की है, कोई गुनाह तो नहीं किया है ना।
फिर आप पता नहीं क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं। ठीक है बेटा, मैं नहीं बना रही हूँ बात का बतंगड़। जब समाज बनाए बात का बतंगड़ तो उसे भी जवाब दे देना। अपने रिश्तेदारी में भी जवाब तुम ही देना। मैं तुमसे ही बात करवा दूंगी सबकी, ठीक है ना? अरे मम्मी जी रहने दीजिए ना, मैं बात कर लूंगी सबसे। देवरानी आओ। थैंक यू भाभी, आपने हमें समझा और इस लायक समझा कि हमने गलत नहीं किया है। हाँ हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा साथ दिया और आपने हमें डांटा भी नहीं है। बाकी पूरे घर ने डांट फटकार के हमें तो तोड़ ही दिया, आपने ही एक्सेप्ट किया है। अरे छोटी और देवर जी, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। आइए, जैसा मैं समझाती हूँ बस वैसा ही करना। देखो, अपने बड़े भाई की सेवा करना और अपनी सास की, जेठानी का कहना मानना और उनका ख्याल रखना, तो सारे लोग खुश रहेंगे तुमसे। ठीक है दीदी। भाभी, आप जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखना। हाँ हाँ, सपोर्ट तो मेरा पूरा है। चलो अब। आखिरकार गृह प्रवेश होने के बाद कुछ समय सही से चल रहा था। उसके बाद 2-3 हफ्ते बीते ही थे कि सोना की पति का देहांत हो जाता है एक कार एक्सीडेंट में। सोना बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। सोना यानी कि बड़ी बहू। घर की पूरी जिम्मेदारी और खर्चे सोना का पति ही उठाता था। अब सोना के पति के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सोना के सर पे आ गई थी। उसका एक बच्चा भी था और बच्चे की सारी देखरेख, स्कूल की फीस, घर का खर्चा, राशन, सारा कुछ सोना ही देख रही थी, क्योंकि उसको अपने पति की पेंशन मिल रही थी। सोना अपनी पेंशन से ही सबका खर्च उठा रही थी और सबकी जरूरतें पूरी कर रही थी। देखिए कहानी आगे। अरे रोको रोको रोको। एक्सीडेंट हो जाने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं पर वह नहीं बच पाता। सोना अपने पति के वियोग में बैठी रहती और अपने जीवन को बस एक कमरे में ही कैद करके रख लिया। फिर उसका छोटा बेटा आया और सारे हालात देखे और माँ ने उसको बताया, घर वालों ने समझाया तो वह थोड़ा अपने आप को संभाल पाई। आपके जाने के बाद मेरी कैसी हालत हो गई है, किसको बताऊं, किसको दिखाऊं। दिन रात रोती रहती हूँ आपकी याद में। कोई नहीं है मुझे यहाँ समझाने वाला। आप रहते थे तो सारी कद्र थी मेरी, आज आप नहीं हो तो इस घर में कद्र भी मेरी किसी लायक नहीं है। मेरा छोटा बेटा है, वो भी रोता बिलखता रहता है। मैं क्या करूं, आप क्यों चले गए? भगवान, आपने जोड़ी बनाई थी तो हमेशा के लिए बनाते, नहीं तो बनाते ही नहीं। ऐसे वियोग में जी करके मैं क्या करूंगी? मेरा मन करता है मैं भी मर जाऊं। अरे मेरा गुड्डा, तू मत रो। तू क्यों रो रहा है? देख, मैं भी नहीं रो रही, चुप हो गई। माँ, स्कूल की फीस देनी है, टीचर ने बोला है, तो आप फीस दे देना। हाँ बेटा, मैं दे दूंगी। माँ, आप मत रोया करो। मैं बड़ा होके कमाऊंगा, पापा की तरह हीरो बनूंगा और पापा की तरह कमाऊंगा, पैसे लाऊंगा और आपकी जिंदगी खुशहाल कर दूंगा। टेंशन मत लो। हाँ मेरा मुन्ना, तू ही तो है मेरा सहारा और कोई नहीं है। हाँ मेरी माँ, तू रोया मत कर। तू रोती है तो मुझे भी रोना आता है। तुझे चांद कहूँ या सितारा, मेरे घर का राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा ये गुड्डू हमारा। हाँ मम्मा, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, देख लेना। अब जाकर थोड़ा पढ़ाई कर लो और थोड़ा खेल लो बच्चों के साथ, ठीक है? ओके मम्मा। दीदी, आपकी इस महीने की तो पेंशन आ गई है। हाँ हाँ आ गई है। तो आज ना विनोद जी को पनीर खाने का बड़ा मन है, तो चलो पनीर बना लेते हैं, आप मंगवा दीजिए। पर तू समझ ना देवरानी, देख अभी बच्चे की फीस दी है, अभी मुझे राशन का सामान भी लाना है, अभी इतने पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो आज पनीर नहीं सिंपल सब्जी बना लीजिए। हाँ दीदी, आप भी ना, जब जेठ जी थे तब तो हर बात आसानी से हो जाती थी, जो खाना होता था, जो पहनना होता था, सब कुछ आ जाता था। अब आपकी राज में तो लगता है नमक रोटी ही खानी पड़ेगी। क्या जमाना आ गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तुम मंगवा लो। ठीक है दीदी। मुझसे हर कोई पैसे ही मांगता रहता है और देवर जी भी तो कमाते हैं, पर वो तो 1 रुपए भी घर में खर्च नहीं करते हैं। मुझे तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, तभी इस घर की लाइन सही होगी। ऐसे सहती रहूंगी तो मैं बाल बच्चे भी पाल नहीं पाऊंगी अपने। सुनो, आज मैंने जेठानी जी से ना पनीर मंगवा लिया है, आज सब्जी बनाएंगे। मेरा बड़ा मन था इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया था। और सुनो, मुझे पता है कि तुम प्राइवेट जॉब कर रहे हो, लेकिन एक पाई भी घर में मत लगाना, जेठानी की पेंशन से पूरा घर चलेगा, ठीक है ना? अपना पूरा पैसा सेव करते हैं।
सोच रहा था कपड़े ले आऊं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अरे तो मांग लो ना अपनी भाभी से, इतनी दयावान भाभी तो है, पेंशन वाली भाभी। तो जाओ मांग लो और दे देगी, उसी के पैसों से कपड़े ले आना। हाँ हाँ, तू सही कह रही है। भाभी, वो मुझे 3,000 रुपए चाहिए थे, मिल जाएंगे क्या? 3,000 तो क्या, 300 क्या, 3 रुपए भी मैं नहीं आपको दूंगी। मैंने आप दोनों की सारी सच्चाई सुन ली है, तो कान खोल के सुन लीजिए। आज से मैं इस घर में 1 रुपए भी नहीं लगाऊंगी, और जितना रुपए तुम इस घर में लगाओगी घर खर्च के लिए, उतना ही मैं भी दूंगी। और मैं अपने पति के पेंशन से अपना और अपने बच्चे की पढ़ाई में पूरा पैसा खर्च करूंगी। और दीदी ने लगता सुन ली हमारी बातें। अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्या करता हूँ और आप ऐसे अचानक यूं पैसे देने के लिए मना करने लगी? हाँ हाँ, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई जो पता चल गई है मुझे। इस घर में विनोद के जाने के बाद सबने मुझे गुलाम बना लिया और सारे मुझ पर ही निर्भर हो गए। ये नहीं चलेगा अब। अरे दीदी, तो आपको पेंशन मिलती है, पहले तो जेठ जी इस घर को चलाते रहे हैं, तो उनके जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस घर को चलाइए। हाँ हाँ, जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। तुम्हारा पति भी कमाता है, तुम भी अपने पति से खर्च करवाओ, ना कि सेव करवाओ, समझी? अब इस घर में फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं। मैं जॉब कहाँ करता हूँ, मेरी तो 2,000-3,000 की नौकरी है। सब कुछ मुझे पता है, तो क्या मेरी पेंशन लाख की है क्या? मुझे भी तो 20,000 रुपए ही मिलते हैं। पता नहीं क्या सोच के रखते हो तुम लोग। बहुत हो गया, अब मैं खर्चे नहीं उठाऊंगी। आखिर में सोना को सारी सच्चाई पता चलने के बावजूद सोना अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ लेती है और बोल देती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सच भी यही है कि किसी एक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। सारे लोग जब मिलकर कार्य करेंगे तो वही काम मजबूत होता है। जिस प्रकार पंजा हमारा कमजोर होता है, लेकिन पंजे को मुट्ठी बांधने के बाद वह मजबूत हो जाता है, उसी प्रकार हमारा घर भी है। अगर एक सदस्य कमा रहा है, उसकी जगह पे 3-4 सदस्य कमाने लगे तो घर की नींव खर्चे मजबूत हो जाते हैं और सेविंग्स भी मजबूत हो जाती हैं। चलिए, शुक्रिया।